आप सभी का मैं रोहित मिश्रा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी एकीकृत पादप रोग प्रबंधन, वो मैं पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैं आपको प्रिंसिपल बताया था और कंट्रोल बताया था आईडीएम का। आज से जो मेरी क्लास होगी वो है मेरी आपका डिजीज़ फोरकास्टिंग यानी मौसम पूर्वानुमान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मौसम पूर्वानुमान। इससे जो है आपके एकेडमिक में सेमेस्टर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। कभी कभी जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप जो है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा एक एक पॉइंट्स को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एकेडमिक के लिए। तो आइए मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग, ठीक है ना। प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग यानी पौधों की बीमारी का पूर्वानुमान, ठीक है ना। अगर पूर्वानुमान क्या आता है, पूर्व में ही अनुमान लग जाना, जैसे रोग का, कीट का या फिर अन्य चीज़ों का जो है वो अगर पूर्व में ही आपको पता चल जाए, बीमारी आने का, कीट लगने का फसल में पहले से ही अगर पता चल जाए आपको, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। उसके प्रबंधन की, उसके नियंत्रण की सभी विधियों को आप जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। उसको कैसे आपको नियंत्रित करना है ये आप डिसीज़न जो है वो समय से ले पाएंगे। तो मौसम पूर्वानुमान जैसे आप होता है, तो मौसम पूर्वानुमान के द्वारा हम मौसम की भविष्यवाणी जान लेते हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा, आने वाले हफ्तों में मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम को देखते हुए किसान जो है उचित प्रबंधन जो है वो कर लेता है। तो जब उचित प्रबंधन आप कर लेते हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, कीटों बीमारियों का प्रकोप आपके उस पर नहीं हो पाता है। तो सही प्रबंधन अगर सही समय पर कर लिया जाए तो हम जो है वो अपनी फसल को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो रोग पूर्वानुमान होता है वो किस प्रकार से जो है होता है। तो पादप रोग पूर्वानुमान समय से पहले बीमारियों की घटना की भविष्यवाणी करने के लिए एक प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रबंधन प्रणाली निकट भविष्य में बीमारी के प्रकोप और तीव्रता की भविष्यवाणी करने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र की पूर्वानुमान और पूर्वानुमानित मौसम स्थितियों के डेटा का उपयोग करती है। तो जैसे पादप रोग जो आपके प्लांट डिजीज़ हैं, उसका अगर भविष्य पता चल जाए, उसका पूर्वानुमान लग जाए कि ये बीमारी हमारी जो है वो फसलों में होने वाली है, तो उसके नियंत्रण के उपाय हम पहले जो है वो विकसित कर लेंगे। तो जब हम पहले से जो है विकसित कर लेंगे तो उस बीमारी का प्रकोप हमारी फसल पे होने ही नहीं पाएगा। तो कई प्रकार के जो है वो भविष्यवाणी हैं, कई प्रकार के जो है वो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उससे हम ये अनुमान लगा देते हैं कि इस रोग का प्रकोप जो है हो सकता है। जैसे कोविड महामारी जब हमारे देश में फैली थी, जब विदेशों में पहले थी, तो फिर हमको पता चल गया, पूर्व में ही ये जानकारी हो गई कि हमारे देश में ही फैल सकती है। तो हम जहाँ पर बीमारी नहीं फैली थी उस क्षेत्र में हम बिल्कुल अलर्ट हो गए। कोविड से प्रबंधन की जितनी ही प्रणाली हैं, जैसे अस्पताल का प्रबंधन करना, दवाओं का प्रबंधन करना, ये तमाम चीज़ों का जो प्रबंधन करना, हम प्रचार प्रसार सही करना, बिल्कुल अलर्ट हो गए उस कोविड-19 के प्रति और उसको हम नए क्षेत्रों में प्रवेश करने से जो है उसको रोका गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से फसल में भी अगर कोई बीमारी आती है, फसल में भी कोई रोग लगता है, किसी क्षेत्र में रोग फैलता है, तो फिर हम उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो नए क्षेत्र हैं वहाँ पर हम उसको फैलने से रोक देते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान के द्वारा रोग पूर्वानुमान के द्वारा ये चीज़ें जो है वो हमको आसानी से पता चल जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, और रोग पूर्वानुमान जो है वो जो होता है उस प्रणाली से उत्पादकों को पहले से बताती हैं कि किसी विशिष्ट फसल को कीटों से बचाने के लिए तरीकों को अपनाना है या नहीं। समय पर सटीक भविष्यवाणी करने पर रोग पूर्वानुमान प्रणाली जो है वो काफ़ी कारगर होती है। तो अगर सटीक जानकारी समय से मिल जाती है तो हम रोग का उचित प्रबंधन कर लेते हैं, उचित नियंत्रण की विधियों का प्रबंधन कर लेते हैं और जिससे फसल को हम रोगों से बचा सकते हैं, कीटों से बचा सकते हैं और अपने उत्पादन को जो है बढ़ाया जा सकता है। आगे आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ले लिए। किसानों की आर्थिक लागत
किसानों की जो आर्थिक इकोनॉमिकल कॉस्ट है, उपज हानि और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करती है। इन प्रणालियों को ऐसी बीमारियों के लिए अनुकूलित किया जाता है जो नियमित रूप से नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो किसानों की आर्थिक लागत है, इकोनॉमिकल कॉस्ट है, तथा हानि और पर्यावरण पर जो इसका प्रतिकूल प्रभाव है, उसका भी अनुमान हम जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो किसान को जैसे मान लीजिए किसी रोग का प्रकोप, किसी कीट का प्रकोप फसलों पे हो रहा है, तो उस पर लगने वाली जो लागत है यानी कॉस्ट आएगी, उसको भी पहले से हम आकलित कर लेते हैं। और पर्यावरण पे इस रोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे भी हम बिल्कुल सजग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है वो पहले से पता चल जाती हैं, तो हम सही प्रबंधन जो है वो कर लेते हैं। प्रणालियों को ऐसी बीमारियों के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए जो नियमित रूप से नहीं होती हैं। ऐसी बीमारियों को हमको पता करना रहता है। इसके लिए ऐसी बीमारियों को, जो बीमारियां हमेशा फसलों में लग रही हैं, उसके लिए तो हम अलर्ट रहते हैं कि ये बीमारी आएगी तो हम इसका प्रबंधन कर लेंगे। और कुछ ऐसी नई बीमारियां होती हैं जो हमको पहले से पता नहीं होती हैं। कुछ नई बीमारियां होती हैं, जैसे अभी देखा आपने कि पशुओं में एक लंपी जो है रोग फैला था, लैम्पी डिजीज़। तो लंपी क्या है, नया रोग आया था पशुओं में, गौवंश को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो इन लंपी डिजीज़ से हम इतना ज़्यादा जो है वो मतलब पहले से अलर्ट नहीं थे। तो कई सारे राज्यों में हमने देखा, जैसे राजस्थान हो गया आपका, और जो है वो मध्य प्रदेश हुआ, कई सारे राज्य में जो है वो गौवंश का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ पर इस रोग के प्रति कोई जानकारी नहीं थी, कोई पहले से पता नहीं था, कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी, तो इसका प्रभाव ज़्यादा हुआ। अब क्या होगा, अब जब दोबारा इसका प्रभाव होगा तो इतना ज़्यादा वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसके संबंधित हम दवाओं को विकसित कर लेंगे, वैक्सीन्स को डेवलप कर लेंगे, तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होने पाएगा। तो जब कोई नया रोग आता है, नया कीट आता है, तो उसके सही प्रबंधन की विधि हमको पता नहीं होती है, और अचानक आता है जिससे वो काफ़ी प्रभाव दिखा देता है। तो जो रोग पूर्वानुमान है, कीट पूर्वानुमान है, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो नए कीट एवं रोग को फैलने के लिए। तो जब नया कोई रोग कीट हमारे फसल को प्रभावित करेगा, उससे बचाव के लिए पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक है। अगर हम पहले से फोरकास्टिंग कर लेते हैं, जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे हम उसके वैक्सीन्स, दवाओं को खोज सकते हैं और समय से हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे हम फसलों को उससे रोग से जो है वो बचाया जा सके। तो जो पूर्वानुमान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है नए रोगों के लिए, प्रसार के लिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है कि अनुकूल होने से विनाशकारी रूप सामने आता है। तो अगर वो जो है वो सही रूप से उसको हमने नहीं आइडेंटिफाई किया है, तो काफ़ी वो ज़्यादा मात्रा में फैल करके जो है वो जो एपिडेमिक जो है वो कॉज कर लेता है, यानी विनाशकारी हो जाता है। इसमें जो है वो 1920 ईस्वी के दशक में दौरान फ्रांस, इटली और जर्मनी में अंगूर की बेली कोमल फफूंदी के लिए स्प्रे चेतावनी सतह उत्पादकों के उपयोग की जाने वाली पहली पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है। 1920 ईस्वी में जो है वो आपका जो आपकी अंगूर की फसल है, उसमें फ्रांस और इटली और जर्मनी में एक प्रकार की जो फंगस का अटैक होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जो वो प्रभावित हुआ था। तो उसके विषय में जब जानकारी, उसके विषय में पूर्व में जानकारी, पहले ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की गई, तो सबसे पहले 1920 ईस्वी में लगभग पूर्वानुमान की आवश्यकता जो है वो देखी गई थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब पूर्वानुमान की सही जानकारी प्राप्त हो गई, तो उस फंगस के प्रति जो है वो तमाम प्रकार की वैक्सीन, दवाओं को विकसित किया गया, जिससे हम अंगूर की फसल को जो है उस रोग से जो है वो बचाया जा सका, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से पूर्वानुमान के कई सारे जो है वो लाभ होते हैं। जैसे आप मौसम पूर्वानुमान जो होता है, जो आपका जो है वो मौसम पूर्वानुमान होता है, मौसम पूर्वानुमान से क्या करते हैं कि हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बरसात कब हो, क्या होगी, तमाम प्रकार के डेटा को कलेक्ट करके हम पूर्वानुमान को जो है डिसाइड करते हैं। तो सही जानकारी जब बरसात की हो जाती है, तो हम उसी प्रकार से अपनी कृषि जो प्रणाली है, फार्मिंग जो सिस्टम है, उसको अप्लाई करते हैं। तो इसी प्रकार से रोग में भी हो गया, जैसे हम को फोरकास्टिंग, डिजीज़ फोरकास्टिंग, इंसेक्ट फोरकास्टिंग की सही जो है नॉलेज हो जाती है पहले से, तो हम उसको जो है वो क्लियरिफाई कर लेते हैं, उसका अच्छा कंट्रोल मेथड्स और उसके जो अन्य मैनेजमेंट की जो मेथड्स हैं उसको हम डेवलप कर लेते हैं और अपनी फसल को प्रोटेक्शन जो है वो दे देते हैं। इसके बाद जो है वो आगे आपको पता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब भी बात आती है रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजीज़ फोरकास्टिंग, रोग पूर्वानुमान के लिए आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है ना। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, ये डिटेल से आप पढ़ेंगे कि पादप रोग पूर्वानुमान प्रणालियों में मेज़बान जो उसका होस्ट है और जो पैथोजेंस है, ठीक है ना, जो उसका पैथोजेंस है और जो इसका होस्ट है, ठीक है, के साथ पर्यावरण की बातचीत के सिद्धांत पर निर्भर करती है, जिससे रोग त्रिकोण कहा जाता है। इस प्रकार निकट भविष्य में किसी बीमारी के फैलने की सफल भविष्यवाणी के लिए इन कारकों का डेटा आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो रोग पूर्वानुमान के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं? रोग पूर्वानुमान के लिए आवश्यकताएं ये होती हैं, सबसे पहली चीज़ें क्या आवश्यकता होती है कि पैथोजेंस क्या है, रोग कारक उसका क्या है, रोग क्या है, ठीक है ना। किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड होने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला जो है आवश्यक होता है वो पैथोजेंस होता है, दूसरे यानी आपका रोग कारक, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, जो आपका होस्ट होता है, पोषक जो होता है, ठीक है ना, होस्ट, और तीसरी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं आपकी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। तो तीनों चीज़ें मिल करके वो डिजीज़ साइकिल का निर्माण करती हैं, डिजीज ट्रायंगल का निर्माण करती हैं, रोग त्रिकोण का निर्माण करती हैं। मैं पिछली क्लास में आपको रोग त्रिकोण के बारे में बताया हूँ, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो डिजीज़ ट्रायंगल के लिए क्या क्या आवश्यक होती हैं, होस्ट होती हैं आपके जो है वो, और पैथोजेंस होते हैं और इन्वायरमेंट होती हैं। ये तीनों चीज़ों का हमको जो है वो डेटा को कलेक्ट करना होता है रोग को डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है ना, कि होस्ट कैसा है, पैथोजेंस को इस समय कौन कौन से इंक्रीज़ कर रहे हैं, मौसम कैसा है उस समय, टेम्परेचर कैसा है, लाइट कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, एयर कैसा है। तो उस मॉइस्चर को हम चेक करते हैं कि वो कौन सा रोग उस समय ज़्यादा जो है वो फैल सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारा जो है वो रोग का फैलाव ज़्यादा हो सकता है। फिर हम जो है वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस समय इस डिजीज़ का प्रकोप जो है वो किसानों में ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप जानते हैं लेट आलू का जो पोटैटो का अर्ली ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट होता है, ये जो है वो जब बादल का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ करने लगता है, यानी लगभग जनवरी फरवरी के महीने में, तो उस समय ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। तो हम अलर्ट करते हैं फार्मर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलर्ट रहें, दवाओं का छिड़काव करें समय से आलू के खेत में, जिससे हम अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट से फसल को बचा सकें। इसी प्रकार से जो है जो ब्लास्ट डिजीज़ होता है आपका, जो है जिसको हम कंड रोग के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया ब्लाइट डिजीज़ होता है राइस में, इसका भी अटैक होता है जब टेम्परेचर थोड़ा लो होने लगता है और मॉइस्चर ह्यूमिड होता है, लास्ट में जो बरसात होती है फसल की कटाई के पहले, तो उस समय कंड रोग का प्रकोप जो है वो धान की फसलों पर ज़्यादा देखा गया है। तो इस प्रकार का जो हम क्लाइमेटिक कंडीशन का अध्ययन करते हैं, पैथोजेंस का अध्ययन करते हैं, होस्ट का अध्ययन करते हैं, तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम भविष्यवाणी अच्छे से कर पाते हैं कि किस रोग का प्रकोप होने वाला है, और हमको पहले से उसके मैनेजमेंट की विधियों को डेवलप कर लेना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये चीज़ें आवश्यक होती हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इसके बाद आता है जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं ना आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए रोग पूर्वानुमान के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है होस्ट फैक्टर्स, ठीक है ना। तो होस्ट फैक्टर जो होते हैं ये जो है संवेदनशील एवं प्रतिरोधी हो सकता है, और ये जो होस्ट फैक्टर्स हैं पौधे की आवश्यकताएं भी रोगों के विकास को निर्धारित करती हैं। कुछ रोगजनक अंकुरण अवस्था में हो सकता है, और मेज़बान पौधों की अवस्थाएं भी रोगों के विकास को निर्धारित करती हैं। कुछ रोगजनक अंकुरण अवस्था में हमला करते हैं, जबकि अन्य पौधे के बड़े होने पर संक्रमित करते हैं। किसी रोग का प्रकोप पौधे की जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। घनी आबादी वृक्षारोपण बढ़ावा देती है, जबकि बिखरे हुए वृक्षारोपण महामारी को दबा देते हैं, ठीक है ना। तो होस्ट फैक्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। जो उसका होस्ट होता है, होस्ट फैक्टर्स का मतलब हो गया जो पोषक हो गया। पोषक क्या है, पोषक जो है एग्रीकल्चर में आपका वो है फसल, ठीक है ना। तो पोषक वो होता है जो रोग फैलने के लिए जो होस्ट को भोजन प्रदान करता है। जो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वो अपनी पोषक की आवश्यकता किससे निर्भर करते हैं, प्लांट पे निर्भर होते हैं, क्रॉप पे निर्भर होते हैं। तो फसल को अपना होस्ट बनाते हैं। तो पोषक अगर अच्छा होगा, पोषक सुटेबल होगा, तो उनका आक्रमण ज़्यादा होगा। अगर पोषक जो है वो
पोषक फैक्टर जो है वो अच्छा नहीं होगा तो होस्ट का जो है वो आक्रमण, पैथोजेंस का आक्रमण कम होगा। और होस्ट के अंदर अगर प्रतिरोधी गुण हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, मतलब टॉलरेंस कैपेसिटी है कि उस पर रोग का प्रकोप ज़्यादा ना होने पाए, तो फसल पे आक्रमण तो करेंगे पैथोजेंस, लेकिन उतना ज़्यादा अपना प्रभाव जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। तो टॉलरेंस क्रॉप और रेजिस्टेंस क्रॉप अगर है उस डिजीज़ के प्रति तो उस पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हाई डेंसिटी प्लांट है, उनका प्लांट्स का घनत्व अधिक है, तो भी रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर एक निश्चित दूरी पर प्लांट्स हैं, क्रॉप आपके खेत में एरेशन अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छा है, तो उतना ज़्यादा रोग का प्रकोप जो है वो नहीं हो पाता है। तो होस्ट फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके डिजीज़ को फैलने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कुछ होस्ट फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो अंकुरण से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, जिसका जैसे मान लीजिए कुछ पैथोजेंस होते हैं जो प्लांट के जर्मिनेशन से ही जो है वो उनका अटैक स्टार्ट हो जाता है, उनका संक्रमण हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और लास्ट तक जो है वो रहता है। तो वो होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं ये पैथोजेंस का अटैक तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव पौधों पे नहीं दिखा पाता है, तो वो प्लांट्स की जो है वो इंटरनल कैपेसिटी के ऊपर है, उसका टॉलरेंस कैपेसिटी के ऊपर है, उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी के जो है ऊपर वो चीज़ होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है पैथोजेंस फैक्टर। पिछले इतिहास या सर्वेक्षण डेटा के आधार पर रोग महामारी की उपस्थिति निर्धारित की जाती है। रोग की सटीक भविष्यवाणी के लिए, रोग पूर्वानुमान प्रणाली के लिए इनोकुलम की मात्रा, उनके अंकुरण, फैलाव, उष्मायन, अवधि, स्पोरुलेशन, अस्थायी चरणों पर डेटा आवश्यक होता है। तो ठीक है ना, तो ये पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस के जो है वो सही जानकारी आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो पैथोजेंस जो होते हैं यानी रोग कारक, ठीक है, पैथोजेंस यानी रोग कारक, जो रोग को फैलाने वाले प्रमुख फैक्टर होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, इनके सही संक्रमण की दर की जानकारी, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस किस मौसम में, किस प्रकाश में, किस नमी में कितना संक्रमण इनका होता है, इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। इसकी सही जो है वो जानकारी जब होगी तभी हम सही भविष्यवाणी जो है वो कर सकते हैं। तो इनका जो रोगों का जो है जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन जो होता है पैथोजेंस का, इनका जो फैलाव होता है, इनका जो इनोकुलेशन होता है, इसका स्प्रोडेशन होता है, इरेडिकेशन होता है, कई प्रकार के जो है वो जो इनका संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। तो जो रोग होता है, पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस होते हैं, ये कई स्टेप में फैलते हैं, ठीक है ना, कई स्टेप में इनका रोग चक्र होता है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ कि इनका रोग चक्र जो होता है वो कई स्टेप में होता है। पहले इनका जर्मिनेशन होता है, फिर इनका इनोकुलेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, इरेडिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। कई प्रकार से ये जो है वो अपने पैथोजेंस को अपना शिकार जो है वो बनाते हैं। तो इसका जो डिजीज़ चक्र होता है उस प्रकार से ये कैसे फैलते हैं, ठीक है ना। तो ये पैथोजेंस की सही जानकारी होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन की सही जानकारी होगी, तभी ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रसारित जो है वो हो सकेंगे। और इनके इन्फेक्शन की, इनोकुलेशन की, जर्मिनेशन की, जितनी भी इनकी डिजीज़ साइकिल्स होती हैं, इसका सही इन्फॉर्मेशन होगा, जब सही जानकारी होगी हमको, तभी इसकी भविष्यवाणी हम जो है वो सही से कर सकेंगे और इसका जो है हम पता लगा सकेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं पर्यावरणीय कारक, मेज़बान और रोगजनक के बीच बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं, ठीक है ना। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं यानी पर्यावरणीय फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, आपका जो है एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आपका ऑक्सीजन हो गया, मिनरल्स हो गए, आपके जो है वो जो ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, नमी हो गई यानी वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया। तो कई प्रकार के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं डिजीज़ के फैलने के लिए। तो डिजीज़ क्या करती है कि किसी भी रोग के जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, इनको अगर सही इन्वायरमेंट मिलता है, सही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलते हैं, तो इनकी ग्रोइंग कैपेसिटी, इनकी फैलाव की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इनका विपरीत इन्वायरमेंट है, जो है सही तापमान नहीं है, इनके ग्रो के लिए सही टेम्परेचर नहीं, लाइट नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, नमी नहीं है, तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। और जब सुटेबल टेम्परेचर, वाटर
और ये लाइट, ये सब चीज़ें, एयर, ये सब पाते हैं तो बहुत तेज़ी से जो है वो ये ग्रो करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो पैथोजेंस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बहुत ही आवश्यक कारक जो है होता है। तो इनकी कंडीशंस को देख करके हम मौसम पूर्वानुमान, रोग पूर्वानुमान जो है वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कई प्रकार की, जैसे सापेक्ष आर्द्रता हो गया, हवा की दिशा, गति, वर्तमान और पूर्वानुमान डेटा का उपयोग पौधों की बीमारी के प्रकोप को निर्धारित करने में पर्यावरणीय कारकों के रूप में जो है वो किया जाता है। तो ये कई प्रकार के जो है वो सापेक्ष, जो ह्यूमिडिटी होती है, हवा की जो दिशा होती है, ठीक है ना, और जो गति होती है, इस सभी को देख करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम जो है वो निर्धारित करते हैं कि कैसा जो है वो मौसम जो है वो रहेगा। तो कई प्रकार के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, हवा की दिशा हो गया, नमी हो गया, इन सब की मात्रा को हम देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि इस अवस्था में रोग जो है वो फैल सकता है। तभी हम भविष्यवाणी करते हैं कि किसान अलर्ट हो जाएं और रोग से अपनी फसल को जो है वो बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे होस्ट होता है, पैथोजेंस होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ये सभी चीज़ें जो है इनकी सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है रोग की भविष्यवाणी करने के लिए, रोग के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। तो पूर्वानुमान हम कैसे करते हैं, हम जो है वो जो हमारा पोषक होता है, जो हमारा पैथोजेंस होता है और जो हमारे पर्यावरणीय कारक होते हैं, इन सभी से हम जो है वो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर उस हिसाब से जो है वो हम सब की जो है कंडीशंस को देख करके फिर हम मौसम और रोग पूर्वानुमान को डिसाइड करते हैं कि रोग जो है इस समय फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है, किसानों को क्या अलर्ट रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो तभी पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।